नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम कैंपस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। आज के सेशन में जिन करंट के मुद्दों को हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, उसमें से जो पहला टॉपिक है उसे हम कई बार आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। वो है वीबी जी राम जी विधेयक। वही जी राम जी विधेयक जिस पे हमने चर्चा की थी, जिसके प्रावधानों को आपके साथ बहुत विस्तृत रूप से व्याख्या की थी। आज फिर से वो पारित हो गया है लोकसभा से, इसलिए फिर से पेपर्स में है। चलिए एक बार फिर से उनके प्रावधानों का रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन में आप देखिए, वीबी राम जी मनरेगा का नया रूप है जो मनरेगा का स्थान लेगा। मनरेगा में कुछ तकनीकी खामियां थी, कुछ चुनौतियां थी, जिनको सरकार क्लेम करती है कि ये चुनौतियां हमारी अर्थव्यवस्था के लिए समस्या पैदा कर रही थी। उन खामियों को दूर करने के लिए ये नया विधेयक लाया गया है। क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, क्या परिवर्तन किए गए हैं, तो आप देखेंगे। पुराना वाला जो मनरेगा था पुराना वाला जो मनरेगा था उसमें आपकी जो कार्य की अवधि थी, आपके पास कार्य की गारंटी, वो 100 दिनों की हुआ करती थी। जो नया वाला मनरेगा आया है जी राम जी वाला, इसमें 125 दिनों की अवधि की गारंटी दी गई है। पहला अंतर ये हुआ है। दूसरा, पहले साल भर काम मिलता था, यानी 365 दिन काम मिल सकता था आपको। लेकिन अभी क्या किया गया है, अभी 60 दिन का एग्रीकल्चरल पॉज लगाया गया है। यानी कि एग्रीकल्चर की जो बुआई और कटाई का जो मौसम होता है, यानी जो रबी और खरीफ का मौसम होता है, जब रबी की बुआई होती है या जब खरीफ की बुआई होती है, यानी अपना जुलाई वाला महीना और दिसंबर वाला महीना, इन महीनों में ये कार्य नहीं दिए जाएंगे, ताकि एग्रीकल्चर की फील्ड में, कृषि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में समुचित स्तर पर लेबर्स की जो उपलब्धता है वो सुनिश्चित हो सके। ऐसा होता था कई बार, ऐसा हो रहा था अभी, कि लोगों को काम ज़्यादा मिल रहा था, मनरेगा के माध्यम से उन्हें काम मिल जाया करता था, तो वो दैनिक श्रम पे नहीं जाते थे। यानी कि कृषि क्षेत्र में लेबर की उपलब्धता में कमी आ गई थी, जिसकी वजह से सामान्य किसानों को समस्या होती थी। उन कृषक लागत बढ़ जाती है, और छोटे मोटे किसान जो होते हैं वो तो फिर उनको पारिवारिक श्रम करना होता है कि भाई हम लोग परिवार के साथ ही मिलके अपने खेत का गेहूँ उठा ले आएंगे, धान उठा ले आएंगे, लेकिन कहाँ से पैसा देंगे वो इतना, क्योंकि उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती थी जो इस तरह के लेबर हुआ करते हैं। तो इसलिए ये एक अच्छा परिवर्तन, एक अच्छा प्रयास का इसका प्रभाव क्या होगा वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन एक सोच, एक बढ़िया सोच है, बेहतर सोच है कि ऐसे समय में जब आपको रिक्वायरमेंट होती है तो आपको पॉज लगाना चाहिए। चलिए दूसरा, एक तो 60 दिनों का एग्रीकल्चरल पॉज हुआ है इसमें। पहले 365 दिन कार्य उपलब्धता होती थी, अभी 100 दिन का पहले फिक्स, कम से कम आपको 100 दिन की गारंटी मिलती थी, अभी 125 दिन की गारंटी मिलने लगी है। साथ ही जो इसमें और परिवर्तन किए गए हैं, अगर उन पर चर्चा करेंगे तो जो स्वायत्त संस्थाएं हैं, यानी कि जो स्टेट और सेंटर का जो रिलेशन है, पहले वो 90 और 10 के अनुपात में था, अभी उसे 60 और 40 के अनुपात में कर दिया गया। इस तरह से स्टेट की जवाबदेही सुनिश्चित की गई है। राज्यों को भी इसमें आर्थिक क्षेत्र में उनकी मदद ली जाएगी, उनका भरोसा जीता जाएगा, और उनको भी एक पार्टी बनाया जाएगा कि नीति निर्माण में वो भी योगदान दें। चलिए, इस पे जो पहला प्रश्न है, विकसित भारत महात्मा गांधी यानी जी राम जी जो विधेयक है उसके विषय में 3 कथन है। यह विधेयक मनरेगा की जगह लेगा, बिल्कुल सही है। इसे 24 दिसंबर 2025 को लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया है, ये भी सही है, हमने आपको बता ही दिया। यह ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिनों का नहीं, ये ग्रामीण क्षेत्रों में 125 दिनों का रोजगार देता है। 125 दिनों का रोजगार देता है। इस तरह से विकल्प 1 और 2, यानी कि ए ऑप्शन सही होगा। वीवी जी राम जी विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो मनरेगा की कमियों को दूर करना इसका उद्देश्य है। हमने आपको बताया मनरेगा में जिस तरह की कमियां थी उनको दूर करना इसका उद्देश्य है। इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। घोस्ट पेयरिंग जो अगला हमारा मुद्दा है, उसका नाम है घोस्ट पेयरिंग। जी हाँ, भूत आपके साथ पेयरिंग बना लेता है। कैसे होता है ये, आपके फ़ोन में एक सेटिंग होती है, ब्लूटूथ की सेटिंग। हम लोग जनरली ये होता है कि हमारा एयरपॉड कनेक्टेड हो रहते हैं, तो हम जब उन्हें उनके बॉक्स में डाल देते हैं उस वक्त भी हमारा ब्लूटूथ ऑन रह जाता है। ऐसे में सार्वजनिक क्षेत्रों पर आजकल कुछ जो हैकर्स इस तरह से घूम रहे हैं, जो अच्छी अच्छी जगहों पे, जैसे एयरपोर्ट हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, बस स्टैंड हो गया, ऐसी जगहों पे वो घूमते रहते हैं और ये देखते हैं कि किसी का ब्लूटूथ खुला मिल जाए। अगर ब्लूटूथ मिल जाता है खुला तो रिमोट लोकेशन से ही इसको हैक कर लेते हैं, और आसानी से फिर आपके पासवर्ड, आपके कॉल्स को वो ट्रैक कर सकते हैं। और सबसे मुद्दे की बात जो इसमें आती है वो ये आती है कि कोई ट्रैकिंग शो भी नहीं होता कि आपके फ़ोन में किसी अन्य का ब्लूटूथ कनेक्टेड है। बोल दीजिए फ़ोन पे कि किसी और का ब्लूटूथ कनेक्टेड है, ये आपको पता नहीं चल पाता है कि आपके फ़ोन में कोई और कनेक्टेड है। ऐसे में क्या करते हैं, ये साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों ने 24 दिसंबर 2025 को ब्लूटूथ प्रोटोकॉल में एक गंभीर खामी की चेतावनी दी है। इसे घोस्ट पेयरिंग कहा जाता है।
यह कैसे काम करता है? हमलावर उपयोगकर्ता की जानकारी के बिना डिवाइस से जुड़ जाता है। हिडन मोड में भी डिवाइस ट्रैक किया जा सकता है। पेयरिंग की कोई सूचना नहीं मिलती, यानी आपको किसी तरह की ये सूचना नहीं मिल पाती है कि आपका डिवाइस ट्रैक हो रहा है। संभावित खतरों की बात करें तो यह तकनीकी, व्यक्तिगत डेटा, लोकेशन ट्रैकिंग और अनधिकृत पहुंच के लिए गंभीर खतरा है। आपका जो कोई पासवर्ड आता है उसको दूसरे मोबाइल में आपका स्क्रीन शेयर कर सकता है, आपके पासवर्ड को ले सकता है और आपको आर्थिक नुकसान भी पहुंचा सकता है। व्यक्तिगत डाटा जो है उसकी भी एक्सचेंजिंग हो सकती है, जिससे जो गोपनीयता का खतरा बढ़ता है वो तो बढ़ता ही है। बचाव के उपाय हैं कि आपको ब्लूटूथ जब आप उपयोग नहीं कर रहे हो तो आपको ब्लूटूथ की सेटिंग बंद कर देनी चाहिए। साथ ही जो डिस्कवरी लेवल है उसको भी ऑफ करके रखना चाहिए। इस तरह से आप सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। बात करते हैं इसमें प्रश्नों की, तो घोषपेरिंग के संदर्भ में यह ब्लूटूथ प्रोटोकॉल में एक सुरक्षा खामी है, बिल्कुल सही है। इसमें हमलावर उपयोगकर्ता की जानकारी के बिना डिवाइस से जुड़ सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। हिडन मोड में डिवाइस को ट्रैक नहीं किया जा सकता, ये गलत है। हिडन मोड में भी डिवाइस को ट्रैक किया जा सकता है। इसका मतलब आपको ये सूचना नहीं होगी कि आपका फ़ोन ट्रैक हो रहा है, बट एक्चुअल में आपका फ़ोन ट्रैक हो रहा होगा। तो इस तरह से ये गलत है। 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। घोस्ट पेयरिंग से बचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी उपाय है? तो हमेशा ब्लूटूथ को आप जरूरत न होने पर बंद रखना आपका उपाय हो। आगे बढ़ते हैं। शक्ति स्कॉलर्स पहल, ये एक नई योजना 24 दिसंबर 2025 को घोषित हुई है, जिसको विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग इसको नोडल एजेंसी है। इसकी किया क्या गया है? इसमें स्टेम, आपने पहले भी स्टेम के बारे में पढ़ा होगा। स्टेम मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, इनके जो पहले अक्षर हैं इनको मिला के स्टेम बनता है। और स्टेम क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका को सुनिश्चित करने के लिए, स्टेम क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए ये योजना चलाई गई है। यानी कि हमारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ये चाहता है कि साइंस के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में और मैथ यानी गणित के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका को बढ़ाया जाना चाहिए। उन्हें संवर्धन प्रदान करना चाहिए, उन्हें सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। इसके लिए कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है। महत्व क्या है? यह पहल भारत में विज्ञान और तकनीकी शिक्षा में लैंगिक असमानता को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में इसे देखा जा रहा है। आपको पता ही है सरकार इस पे किस तरह से काम कर रही है लैंगिक समानता को लेकर। इस पे जो 2 प्रश्न बनते हैं वो इस प्रकार से हैं कि शक्ति स्कॉलर्स पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह डीएसटी द्वारा शुरू किया गया, हमने आपको बताया विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा ही इसे शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य स्टेम क्षेत्र में महिलाओं की यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना है, तो बिल्कुल सही है। यह नारी शक्ति विजन के तहत संचालित है, ये भी सही है। ये जो योजना शुरू की गई है ये नारी शक्ति विजन के तहत शुरू की गई है, इस तरह इसका ऑप्शन डी सही है। स्टेम का फुल फॉर्म देखेंगे तो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, कई बार हमने आपको बता दिया है। 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अपने आप में पीसीएस के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, क्योंकि बात करेंगे कि अभी शायद इसी बार पीसीएस में या आरओ की परीक्षा में पूछा गया था कि पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिए गए थे। तो पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में दिए गए थे, शंकर कुरूपन को दिया गया था। 1965 में दिया गया था, शंकर कुरूपन को दिया गया था। ये पुरस्कार क्या होते हैं? ये पुरस्कार साहू जैन फैमिली द्वारा 1961 में फाउंड किए गए थे, 1961 में इनको बनाया गया था। उसके बाद पहली बार ये पुरस्कार 1965 में दिया जाता है। इस पुरस्कार की जो नियम शर्तें हैं वो इस प्रकार से हैं कि पहली बात, सबसे ज़रूरी शर्त जो है वो ये है कि आपका भारतीय होना इसके लिए आवश्यक है, यानी कि एक भारतीय नागरिक ही इस पुरस्कार को प्राप्त कर सकता है, कोई विदेशी नागरिक इस पुरस्कार को नहीं प्राप्त कर सकता। साथ ही भारत की जो 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं, केवल उन्हीं भाषाओं के लिए पुरस्कार दिया जा सकता है। अन्य किसी यानी अनुसूची में जो हमारी भाषा है 8वीं अनुसूची में, केवल उनको ये पुरस्कार दिया जा सकता है, उनके क्षेत्र में लेखन को पुरस्कार दिया जा सकता है, बाकी अन्य किसी भाषा को नहीं दिया जा सकता है। और इसको प्रदान कौन करता है? तो भारतीय ज्ञानपीठ। ध्यान रखिएगा इसको, ये 3 चीज़ें, 3 फैक्ट याद रखिएगा। एक 1965 में पहली बार शंकर कुरूपन को दिया गया, 1961 में इसकी फाउंडिंग होती है साहू एंड जैन फैमिली द्वारा, और भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा इसे प्रदान किया जाता है। चौथा मुद्दा, केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध होता है। संविधान की 8वीं अनुसूची की भाषाओं या अंग्रेजी में लेखन, यानी हाँ ये चीज़ इससे जोड़िएगा, 8वीं अनुसूची की भाषाएं जो हैं या फिर अंग्रेजी, क्योंकि आपको पता है अंग्रेजी हमारी 8वीं अनुसूची में नहीं आती है। इनकी घोषणा की जाने वाली है बहुत जल्द, तो घोषणा का परिणाम क्या होता है उस पर हम आपके साथ चिंतन करेंगे जब वो हमारे पेपर्स में आ जाएगा। ये पुरस्कार का श्रेणी कौन था? 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था। प्रश्न इस पर ले लेते हैं। भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है, बिल्कुल सही बात है। यह संविधान की 8वीं अनुसूची की भाषाओं के लेखन के लिए दिया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है।
2025 में 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार घोषित किया जा रहा है। बिल्कुल सही है, तीनों सही है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किए गए हैं? तो भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। पहला पुरस्कार कब प्रदान किया? 1965 में। लॉन्च कब हुआ था? 1961 में। भारत जनगणना 2027 के संदर्भ में आपको पता है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल ये आदेश जारी कर दिया है, योजना को मंजूरी दे दी है कि जनगणना होनी चाहिए। 2027 में आपकी जनगणना होने वाली है। पुरानी जो जनगणना हुई थी 2011 में हुई थी, 2021 में जनगणना प्रस्तावित थी, लेकिन कोविड के कारण जनगणना को स्थगित करना पड़ा, जनगणना स्थगित हो गई। 2025 में आज मतलब कल 24 दिसंबर 2025 को, आज ही है 24 दिसंबर 2025 को योजना को स्वीकृति प्रदान की गई है। अब 2027 में जनगणना प्रारंभ की जाएगी। जनगणना का महत्व क्या होता है आपको पता ही है कि हमारी जो सामाजिक सांस्कृतिक हमारी जो आर्थिक सामाजिक योजनाएं हैं उनको बनाने में जनगणना का विशेष महत्व होता है। सरकार को डाटा चाहिए होता है, इसलिए जनगणना की जाती है। बाकी विस्तृत चर्चा करेंगे जब और आर्टिकल्स इस पर आएंगे। भारत जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पिछली जनगणना 2011 में हुई थी, बिल्कुल सही है। 2021 में कोविड के कारण स्थगित हुई थी, ये भी सही है। अगली जनगणना 2027 में होगी, तीनों ऑप्शन सही हैं। जनगणना से प्राप्त आंकड़ों का मुख्य उपयोग क्या है? नीति निर्माण और योजना बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। भाई आपको जनगणना नहीं पता होगी, आपको नहीं पता होगा कि आपके घर में खाने वाले कितने लोग हैं, तो आप खाना कैसे बनाओगे? ये मुद्दा है ना। अगर आपको पता होना चाहिए कि मेरे घर में 10 लोग रहते हैं, तो मेरे को एक टाइम में 10 लोग के लिए खाना बनाना है, तभी तो सबको खाना मिल पाएगा। नहीं तो कहाँ। इसलिए सरकार जब योजना बनाती है, सरकार जब नीतियों का निर्माण करती है, जैसे सरकार पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से जो अनाज बांटती है, तो सरकार को अब पता तो होना चाहिए पिछले 10 साल में हमारे यहाँ कितनी आबादी बढ़ी है, कितने लोग बढ़े हैं या कितने लोग घटे हैं। तब तो हम उस पीडीएस को वापस से, जैसे आपको पता है इस वक्त पीडीएस में 80 करोड़ लोगों की व्यवस्था करके रखी गई है। लेकिन हाल फिलहाल में रोज़ आप अखबारों में ये पढ़ते होंगे कि कई गांव वाले ऐसे परेशान हैं कि उनके नए मेंबर्स, यानी कि जो लोग शादी करके नए आ रहे हैं, पिछले 5-6 साल से मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, 5-6 साल से ये मुद्दा बना हुआ है कि जो लोग नई शादियाँ हो रही हैं, तो महिलाएं जो अपने घर से यानी अपने मायके से ससुराल आ रही हैं, तो मायके में उनके पीडीएस में नाम तो कट जा रहा है, लेकिन ससुराल में नाम जोड़ने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, क्योंकि सरकार ने ये समझिए कि 80 करोड़ का कोटा बना रखा है। 80 करोड़ का कोटा बना रखा है और सरकार की ये व्यवस्था है, इसी 80 करोड़ में जब लोग घटते हैं और बढ़ते हैं, यानी कि कोई जब भगवान को प्यारा हो जाता है तो वो जगह खाली होती है, उसकी जगह नए लोग ऐड होते हैं। लेकिन व्यवस्था में आप पता है तकनीकी खामियां हैं, जिसकी वजह से जब बहू मायके से ससुराल आ रही है तो ससुराल वाले पक्ष में उसका नाम नहीं जुड़ रहा है, जबकि गाँव में उसको तुरंत जो कोटे, क्योंकि वो वाला जो परमिशन है वो कोटेदार के हाथ में है। काटने वाली जो परमिशन है नाम काटने का, वो कोटेदार के हाथ में होता है, तो कोटेदार वहाँ से तुरंत नाम काट देता है ताकि अब उसको अनाज न देना पड़े वहाँ पे। तो लेकिन जो ससुराल पक्ष वाला कोटेदार है, वो ये नहीं कि कोटेदार ऐड नहीं करना चाहता, काटना तो चाहता है, ऐड नहीं करना चाहता है। हालांकि सरकार भी उसकी प्रॉपर व्यवस्था नहीं कर पा रही, इसलिए भी ये समस्या बनी हुई है। तो वो 80 करोड़ का जो कोटा है उसको फिर से डिफाइन उनको करने के लिए कुछ न कुछ आंकड़ा तो चाहिए ना, तो इसीलिए ये गणना की जाती है। चलिए अगले टॉपिक पे आते हैं। ब्रिक्स की अध्यक्षता, बहुत ही खुशी की बात है। रणनीतिक रूप से भारत की बढ़त है, कूटनीतिक रूप से भारत की शक्तियों में संवर्धन हो रहा है। ब्रिक्स की अगली अध्यक्षता भारत को दी गई है। ब्राज़ील ने 2024-25 की अध्यक्षता की थी और ब्राज़ील ने आगामी अध्यक्ष के रूप में भारत को जो निमंत्रण की पेशकश है वो कर दी है। 24 दिसंबर 2025 को ब्राज़ील आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स, यानी कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और जो साउथ अफ्रीका कंट्रीज़ हैं, इनकी अध्यक्षता भारत को सौंप दी है। यह भारत के लिए महत्वपूर्ण अवसर है जब एक वैश्विक मंच पर अपनी भूमिका को भारत मजबूत कर सकता है। अच्छा, ब्रिक्स के बारे में हम पहले देख लेते हैं, क्योंकि ब्रिक्स हमेशा चर्चा में रहता है और प्रश्न भी बनते हैं। तो ब्रिक्स की जो स्थापना होती है 2006 में इसकी स्थापना होती है, ब्रिक नाम से होती है। 2005 में, वैसे 2005 में यूएसए में, न्यूयॉर्क में ये लोग पहली बार मिलते हैं और वहीं से इसका जन्म होता है। हालांकि उसके पहले भी एक नील नाम के राइटर थे, 2001 में इन्होंने इस चीज़ की पेशकश की थी। उन्होंने 2001 में भविष्यवाणी की थी कि भविष्य में भारत, चीन, रूस और इंडिया, यानी कि सब माफ़ कीजिएगा, ये 4 कंट्री ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन मिलकर कुछ न कुछ बहुत बड़ा करेंगे। उस वक्त नाम था पहले RIC नाम था, बाद में BRIC हुआ और 2010 में जब साउथ अफ्रीका इसमें जुड़ता है तो इसका नाम ब्रिक्स हो जाता है। और अभी 2024 में जो नया विस्तार हुआ है इसका, इसमें 5 और नए देश जोड़े गए हैं, अभी उन पर हम चर्चा करेंगे। तो इस तरह से 2001 में इसकी जो मूल वो थी, भविष्यवाणी थी कि भविष्य में ऐसा होने वाला है, नील द्वारा की गई थी। 2005 में न्यूयॉर्क में
ये तीनों कंट्रीज़ मिलती हैं, चारों कंट्रीज़, वहाँ पे ये डिसाइड होता है कि हम लोग को मिलकर एक संगठन बनाना चाहिए। 2006 में BRIC नाम का संगठन, जिसमें ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना होते हैं, उसका गठन किया जाता है। और 2010 में इसमें दक्षिण अफ्रीका शामिल होता है, इसका नाम हो जाता है ब्रिक्स। 2010 में दक्षिण अफ्रीका शामिल होने के बाद इसका रूप हो जाता है, जिससे 5 देशों का सदस्य। उद्देश्य की बात करते हैं तो विकासशील देशों के हितों का प्रतिनिधित्व करना। आपने पता है आपको, G7 नाम से पहले से एक संस्था है जो विश्व के जो बड़े बड़े चौधरी हैं, उन लोग की ये संस्था है। वो लोग उसमें आके फोरम बैठाते हैं, डिसीजन लेते हैं और कहते हैं कि इस जो हम डिसीजन लेंगे उससे पूरी दुनिया चलेगी, उसका प्रभाव पूरी दुनिया पे हुआ। तो भारत जैसे राष्ट्रों ने, रूस जैसे राष्ट्रों ने, चाइना और ब्राज़ील ने मिलकर एक पैरेलल संगठन बनाया जो उसी G7 को चुनौती देता हुआ प्रतीत होता है। इसने G7 को चुनौती दी। इसने, अगर आप इसकी इकोनॉमिक वैल्यू को देखेंगे कि इसने इकोनॉमिक रूप से क्या कार्य किया है, तो आप देखेंगे GDP का लगभग 28% हिस्सा ये देश, यानी कि ये केवल जो 5 कंट्री हैं ये मिलकर किया करती थी अब तक, अब तो 10 हो गई हैं। तो ये जो 5 कंट्री थी मिलकर, ये 28% GDP में योगदान देती हैं। वैश्विक GDP में बात कर रहे हैं हम। वैश्विक GDP में अगर 100 रुपये पैदा हो रहा है तो उसमें से 28 रुपये केवल इन 5 का है। ठीक है। दुनिया की 41% से अधिक आबादी का प्रतिनिधित्व, लगभग आधी आबादी का प्रतिनिधित्व तो केवल ये 5 देश करते हैं। प्रमुख क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर सामूहिक दृष्टिकोण रखना इनका उद्देश्य है, इनका वैश्विक प्रभाव है। न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसी ब्रिक्स संगठन के अंतर्गत NDB की स्थापना होती है। 2014 में फोर्टालेजा शिखर सम्मेलन में स्थापित NDB का लक्ष्य ब्रिक्स के देशों और उभरती अर्थव्यवस्थाओं में बुनियादी ढांचा विकास और सतह, जिस तरह से आपको पता है G7 के जो चौधरी थे, जब वो बैठा करते थे तो वो निर्णय लेते हैं कि अब हमारी इकोनॉमी इस तरह से चलेगी, हम G7 की कंट्री हैं, हम जो बताएंगे पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था उस प्रकार से प्रभावित होगी। तो ब्रिक्स ने उसी को चुनौती दी है। 2014 में इन्होंने एक बैंक भी बना लिया है, जो विश्व बैंक जो हमारा है, वर्ल्ड बैंक, जिसमें इन लोग की दादागिरी चलती है, उसके पैरेलल में एक संगठन खड़ा हो रहा है। इस निश्चित रूप से ये सराहना के काबिल है। 2024 का विस्तार हाल ही में 2024 में मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और UAE को नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। लेकिन आप अगर ब्रिक्स की वेबसाइट पर जाके देखेंगे तो इन सब का नाम मिलेगा, बट रेक्टिफिकेशन पे जाएंगे तो अभी तक सऊदी अरब में रेक्टिफिकेशन नहीं दिया है, यानी आधिकारिक रूप से उसने ये नहीं अपना बयान जारी किया है कि हम ब्रिक्स की सदस्यता को ग्रहण कर चुके हैं। उसका कारण कई भू राजनीतिक कारण है। जिस प्रकार आपने देखा, अभी पाकिस्तान और सऊदी अरब में एक कॉन्टैक्ट होता है, दोनों के बीच एक पैक्ट होता है कि पाकिस्तान पे हमला सऊदी अरब पे हमला माना जाएगा और सऊदी अरब पे हमला पाकिस्तान पे हमला माना जाएगा। हुआ क्यों था आपको पता है, UAE के ऊपर हमला होता है, US के द्वारा हमला होता है और सब देखते रह जाते हैं। इजराइल हमला कर देता है, जो कि खास था अमेरिका का, उसके ऊपर हमला हो जाता है। इसलिए इस रणनीति को शायद सऊदी अरब टाल रहा है, क्योंकि उसको तो ये भी सोचना है ना वो किस पाले में जाए। उसके पास एक न्यूक्लियर बैकबोन चाहिए था, जिसके लिए उसने पपेट का इस्तेमाल किया है, पाकिस्तान का इस्तेमाल किया है। फिलहाल अभी आधिकारिक रूप से सऊदी अरब ने रेक्टिफिकेशन नहीं दिया है, बाकी अन्य कंट्रीज ने दे दिया है। लेकिन ब्रिक्स की वेबसाइट पे आप जाकर चेक करेंगे तो वहाँ पे इनका नाम भी शामिल है। अपने लोक सेवा आयोग को आप जानते ही हैं, वो कितना पढ़ के आते हैं वो लोग, तो उन लोग के हिसाब से आप भी पढ़ लीजिएगा कि आप किसके हिसाब से जाना चाहेंगे। आप इस रेक्टिफिकेशन के हिसाब से जाना चाहेंगे कि वो आधिकारिक रूप से घोषणा करता है मैं हूँ सदस्य, या आप कह देंगे नहीं ये मेरा दोस्त है, ये कहने से मानेंगे, या वो आदमी खुद कहेगा नहीं मैं इसका दोस्त हूँ। ठीक है, चल प्रश्न देखते हैं। ब्राज़ील 2025 में ब्राज़ील में ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत को सौंप दी है, बिल्कुल सही है। ब्रिक्स में वर्तमान में केवल 5 सदस्य देश हैं, तो ये गलत हो जाता है। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 2014 में हुई थी, बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 सही है, इस तरह से बी ऑप्शन सही है आपका। 2024 में ब्रिक्स में शामिल होने वाले सदस्य देशों में कौन नहीं है, ये देखिए किसका नाम लिखा हुआ है, किसने बनाया है प्रश्न, उसको बुलाओ जरा। NPS में बड़े बदलाव, नेशनल जो पेंशन स्कीम है उसमें बड़ा बदलाव किया गया है। अभी जो 5 साल की लॉक इन पीरियड था, जो कि आप 5 साल तक निकासी नहीं कर सकते हैं, उसको समाप्त कर दिया गया है। NPS योजना को और प्रभावी और सरल बनाने का प्रयास किया गया है, ताकि अब जो लॉक इन पीरियड था उसे बंद कर दिया गया, आप समय से पहले भी पैसा निकाल सकते हैं, आसान निकासी होगी, निवेश में वृद्धि, यह NPS को अधिक आकर्षक बनाएगा और भागीदारी बढ़ाएगा। NPS की बात करते हैं। PFRDA ने 5 साल की अनिवार्य लॉक इन, क्योंकि आपको पता है PFRDA ही इसका संचालन करती है योजना का।
एनपीएस में 5 साल के लॉक इन अवधि को समाप्त कर दिया है, बिल्कुल सही है। अब निवेशक जरूरत पड़ने पर पहले भी राशि निकाल सकते हैं, बिल्कुल सही है। यह बदलाव 2025 में घोषित किया गया। तीनों ऑप्शन सही हैं। पीएफआरडीए का पूर्ण रूप क्या है? पेंशन फंड रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, पीएफआरडीए का फुल फॉर्म है। इसी के साथ हमारा लगभग सेशन समाप्त होने के कगार पे आ गया और लास्ट टॉपिक है भारत टैक्सी पहल। 24 दिसंबर 2025 को सरकार ने देश की पहली सहकारी मॉडल आधारित राइड हेलिंग सेवा भारत टैक्सी की शुरुआत की। सबसे पहले हम बात करते हैं सहकारी मॉडल की। सहकारी मॉडल एक ऐसा मॉडल समझ लीजिए कि 5-6 लोग ग्रुप बनाते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे देखिए आप, वो सब लोग कंट्रीब्यूट करते हैं उस ग्रुप में कि भाई 10-10 रुपये ले लो, हम सबका मिला के कितना हो गया, 10 लोग थे तो 100 रुपये हो गया। उनमें से किसी एक आदमी को ज़रूरत है तो वो 100 रुपये का लोन ले ले उस सहकारी संस्था से ही, अपना आपस में ही एक लोन ले लें और बाद में जब उसका काम हो जाए फिर से सब 10-10 इकट्ठा करेंगे। इस तरह से एक बड़ा अमाउंट सबको मिल जाया करता है। किसी की बेटे की शादी है, किसी की बेटी की शादी है, किसी के खेत खराब हो गए, तो इस तरह से एक ग्रामीण एक छोटी संस्था है जिसका रेक्टिफिकेशन सरकार द्वारा संविधान संशोधन के माध्यम से भी कर दिया गया है। 97 अमेंडमेंट एक्ट जो हमारे संविधान का है वो सहकारी संस्था से ही संबंधित है। इसको एक संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया, संवैधानिक वैधता प्रदान कर दी गई है। संविधान में पूर्व की बात करेंगे तो 43B में भी सहकारी संस्थाओं की बात महात्मा गांधी कर चुके थे पहले ही, यानी महात्मा गांधी के जो विचारों को शामिल किया गया है आपके नीति निर्देशक तत्वों में, उनमें 43B में पहले ही सहकारी संस्थाओं की चर्चा है। इसी के साथ हमारा जब 73वां संविधान संशोधन लागू होता है उसमें भाग 9B जो है उसमें भी, यानी आर्टिकल 243 में भी सहकारी संस्थाओं की चर्चा है। इस तरह से सहकारी मॉडल आधारित भारत टैक्सी की पहल की है। जिस तरह उबर, ओला, रैपिडो, रैपिडो, उबर, ओला और रैपिडो जिस तरह से मार्केट में मोनोपोली रखते हैं, मार्केट में अपना मोनोपोली रखते हैं, जिसकी वजह से ग्राहकों को अधिक पैसा देना होता है, जबकि जो चालक है, जो संचालक है, जो आपका ड्राइवर है, जिसे हम गीग इकोनॉमी के तहत जोड़ते हैं। आपको पता है गीग इकोनॉमी, हमने इसके पहले भी डिस्कस किया था आपके साथ। गीग इकोनॉमी में ऐसे लोगों को काउंट किया जाता है जिनके ऊपर कंपनी का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। जैसे मैं एक गिग वर्कर हूँ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी कंपनी नहीं लेगी। आप, मैं बीमार होता हूँ या मेरे साथ कुछ भी होता है, कंपनी को नहीं मतलब है। मैं 1 महीने वो लोग काम, अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे पैसे मिलेंगे, मैं काम नहीं कर रहा हूँ तो मुझे पैसे नहीं मिलेंगे, फिर उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इसी तरह जो ऑटो कैब ड्राइवर हैं वो गीग इकोनॉमी के, वो वर्कर गीग इकोनॉमी में शामिल किए जाते हैं। आपको पता ही हाल ही में 4 लेबर लॉ में संशोधन किए गए हैं। उन चारों लेबर लॉ में संशोधन करके गीग वर्कर्स को भी सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार ने प्रयास किया है। तो ये जो भारत टैक्सी पहल है उन्हीं गिग वर्कर्स के लिए है। अब एक तरह से सहकारी मॉडल आधारित टैक्सी सेवा होगी, जिसमें इसका प्रावधान क्या होंगे, प्रावधान तो बाद में जब आएंगे सामने तब पता चलेगा। फिलहाल अगर आप मोटा मोटा गेस करें तो ये किस तरह की सेवा होगी, जिसमें सब लोग आपसी सामंजस्य स्थापित करेंगे और कम कमीशन दर, यानी कि जो कमीशन की दर अभी मेरे ख्याल से 16% या 27% है। ओला उबर वाले 27% ड्राइवर से ले लेते हैं, यानी 100 रुपये की कमाई में 27 रुपये वो लोग संभवतः ड्राइवर से प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा मैंने एक ड्राइवर से पूछा था, मेरे पास डाटा नहीं है इसका। एक ड्राइवर से मैंने पूछा था कि आपसे कितना कमीशन लेते हैं, तो उन्होंने बताया लगभग 27 रुपये 100 रुपये में वो लोग ले लेते हैं हमसे। तो अगर उनकी बात को सही मान के चलते हैं तो 27 रुपये ले लेते थे। तो उस कमीशन को कम करने की योजना है। बेहतर चालक कल्याण हो सकेगा, उचित किराया संरचना हो सकेगी, जिससे जो ग्राहक हैं उनको भी लाभ हो सकेगा। उद्देश्य क्या है? निजी टैक्सी कंपनियों के वर्चस्व को चुनौती देना इसका उद्देश्य है। निजी टैक्सी कंपनियां कौन सी? वही ओला, उबर, रैपिडो। अच्छा, ये भी समझिए जो हमारे प्राइवेट जो टेम्पो वाले चल रहे हैं सड़कों पर, जो लॉरी वाले चल रहे हैं, वो सब भी इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। इसलिए सबके लिए, मतलब जितने भी लोग सड़क पे यातायात सुविधाओं से जुड़े हैं उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। भारत टैक्सी पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत की पहली सहकारी मॉडल आधारित राइड हेलिंग सेवा है, बिल्कुल सही है। इसमें चालकों के स्वामित्व वाली सहकारी संरचना होगी, बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य निजी टैक्सी कंपनियों को वर्चस्व को चुनौती देना, बिल्कुल सही है। 1 2 3 तीनों सही। भारत टैक्सी पहल की मुख्य विशेषता क्या है? चालकों का स्वामित्व और कम कमीशन इसकी विशेषता है। डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल, अमेरिका ने अभी अपनी लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल की टेस्टिंग की है जिसका नाम है डार्क ईगल। तो प्रश्न यही बनेगा, डार्क ईगल किसकी मिसाइल है? डार्क ईगल अमेरिका की मिसाइल है जो हाइपरसोनिक है। हाइपरसोनिक मतलब 5 मैक की गति से अधिक की जो गति होती है जिनके पास, उन्हें हाइपरसोनिक बोला जाता है। इस क्षेत्र में रूस, चीन और अमेरिका काफ़ी आगे हैं। भारत अभी प्रयास कर रहा है, डीआरडीओ हमारा प्रयास कर रहा है उस दिशा में जाने। ब्रह्मोस हमारी है वो हाइपरसोनिक नहीं है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को।
ये करेंगी क्या? हाइपरसोनिक मिसाइल का काम क्या है? हाइपरसोनिक मिसाइल रडार को या जो सुरक्षा प्रणालियाँ हैं जैसे S-400 है या ये इनको चुनौती दे सकती हैं। कैसे? जैसे इनके पास सिस्टम इस तरह से होता है, जैसे ये बैटरी हो गई, ये इनका रडार हो गया बी, और ये इनका ट्रैकिंग हो गई, और ये इनका फायर आर्म हो गया। तो जब रडार से तरंगे निकलती हैं, रेडियो वेव्स निकलती हैं, तो वो जाकर और ऑब्जेक्ट से टकराती हैं, ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस आती हैं, तो इस बीच का जो समय है उसको हाइपरसोनिक स्पीड नैनो सेकेंड्स में कर देगी। तो क्या ये देखने वाली बात होगी कि जो वर्तमान सुरक्षा प्रणालियाँ बाद में बनेंगी, उन्नत सुरक्षा प्रणालियाँ बनेंगी, ऐसा नहीं है। S-500 बन रहा है, बन चुका है, जो हाइपरसोनिक को भी कंट्रोल करता है, लेकिन फिलहाल अभी बहुत कम देशों के पास ऐसी स्थिति है, और हाइपरसोनिक एक साथ कई हमलों को रोकना किसी भी देश के लिए निश्चित रूप से चुनौती होगी। इसलिए हाइपरसोनिक की दिशा में लोग हर विभिन्न कंट्रियाँ प्रयास कर रही हैं, भारत भी DRDO भी प्रयास कर रहा है। प्रश्न क्या है? हाइपरसोनिक हथियारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हाइपरसोनिक मिसाइलें ध्वनि की गति से 5 गुना तेज गति से चलती हैं। बिल्कुल सही है। अमेरिका 2025 में डार्क ईगल का सफल परीक्षण किया, ये भी सही है। DRDO हाइपरसोनिक तकनीक पर काम कर रहा है, बिल्कुल सही है। तो यानी डी ऑप्शन आपका सही है। हाइपरसोनिक की गति क्या होती है? 5 गुना इनकी जो है ध्वनि की गति से तेज होती है। कवाची ज्वालामुखी सार्क कानों की अनोखी दुनिया। ये जो कवाची ज्वालामुखी है, अगर इसके स्टेबलाइज से इसका भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं आप, तो दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित यह सक्रिय ज्वालामुखी 24 दिसंबर 2025 को चर्चा में रहा। यह सोलेमन द्वीप समूह के पास स्थित है, यानी न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के पास जो सोलेमन द्वीप है उसके पास ये स्थित है। चर्चा में क्यों आया? क्योंकि आपको पता है ज्वालामुखी में जब विस्फोट होता है तो लावा निकलता है, और लावा बहुत एसिडिक प्रकृति का होता है, बहुत उसका जो बेस होता है एसिडिक प्रकृति का होता है या अम्लीय प्रकृति का होता है। एसिड और बेस जो pH पैमाने पर जाने जाते हैं उनके संबंध में हम बात कर रहे हैं। तो इसका एसिडिक प्रवृत्ति की बात करेंगे तो ये होती है लगभग 0.1 से 1.5 तक का ये इसका pH स्केल पे मान होता है। आपको पता है हमारा जो सामान्य pH है वो 7 होता है, यानी जो उदासीन होता है। 7 से पीछे जितना जाते हैं उतना हम एसिड की तरफ जाते हैं, और 7 से आगे जितना हम जाते हैं वो बेस की तरफ जाते हैं। तो 1 के आसपास जो pH, मतलब कितना बड़ा तेजाब, आप समझिए कि क्या ही कर दे वो। वहाँ पे सार्क का पाया जाना निश्चित रूप से वैज्ञानिकों के लिए एक दुविधा का प्रश्न है कि ऐसे स्थान पर आखिर सार्क कर क्या रही है, जहाँ पे इतना टेम्परेचर है हैवी, जहाँ पे इतना एसिड बना हुआ है, वहाँ पे कैसे जीवित है आखिर? किस तरह का प्रयास किया है, किस तरह की अपने अंदर डेवलपमेंट की है इन लोगों ने, किस तरह के जैविक निरूपण किया है जिसकी वजह से वहाँ पे अपना निवास स्थान बना के रह पा रही हैं। ये निश्चित रूप से अध्ययन का विषय है, इसीलिए चर्चा में है। तो आपको क्या ध्यान रखना है इसमें? ये एक सार्क कानो किसे कहा जाता है, प्रश्न अगर पूछता है तो सार्क कानो कवाची ज्वालामुखी को कहा जाता है, क्योंकि सार्क वहाँ पे अपना निवास स्थान बना के बैठी हुई हैं। भूवैज्ञानिक अध्ययन की बात करेंगे तो पनडुब्बी ज्वालामुखी के गतिविधि को समझना। पनडुब्बी ज्वालामुखी ऐसी ज्वालामुखियों को कहा जाता है जो, जैसे पनडुब्बी हमारी होती है वो पानी के अंदर, नॉर्मल जो ज्वालामुखी होती है आप देखते हैं बड़े बड़े पहाड़ होते हैं जो फटते हैं, उनसे अंदर से लावा निकलता है। लेकिन जो पनडुब्बी ज्वालामुखी होती हैं वो पानी के अंदर डूबी हुई होती हैं, यानी उनका पूरा बेस होता है पानी के अंदर ही होता है, वहीं लावा निकलता है, वहीं वो लोग लावा ठंडा हो जाता है और वहीं अपना जो भी गैस वैस निकालते हैं वो निकालते हैं, तो उन्हें बोलते हैं पनडुब्बी ज्वालामुखी। ठीक है। प्रश्न की बात, भारत नीदरलैंड समझौता, लोथल समुद्री विरासत परिषद। आपको पता है एम्स्टर्डम, जो नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम, वहाँ पे नहरों का एक बहुत विशाल जाल है। उनको समुद्र की बहुत गहन अध्ययन है उनके पास, समुद्र सुविधाओं का बहुत बढ़िया उन्होंने उपयोग कर रखा है। तो नीदरलैंड के साथ भारत ने एक समझौता किया है जिसमें हमारी विरासत जो है, लोथल समुद्री विरासत है, जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह रहा है, उसको, उसके परिसर को विकसित करने और उसको संरक्षित करने का एक समझौता नीदरलैंड के साथ भारत का हो चुका है। लोथल समुद्री विरासत परिषद के प्रश्न जो हैं वो हैं, यह गुजरात में स्थित है। भारत और नीदरलैंड ने इसके विकास के लिए 2025 में समझौता किया है। यह परियोजना भारत की प्राचीन समुद्री परंपरा को पुनर्जीवित करने में सहायक है। तीनों ऑप्शन सही हैं। लोथल किस प्राचीन सभ्यता का महत्वपूर्ण अंग है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है लोथल। इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। थैंक यू।